एजुकेशनल स्टडीज़ एंड सिस्टम में मैं आपको रिलेशनशिप ऑफ एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी के बारे में समझाने का प्रयास कर रही थी। जो मेरा इससे पहला वीडियो था उसमें मैंने डेफिनेशन के माध्यम से समझाया कि समाजशास्त्र है क्या, क्योंकि समाजशास्त्र हर बच्चा एक सेपरेट डिसिप्लिन के रूप में नहीं पढ़ता। तो यहाँ पे सिर्फ हम कॉमन ही जान का प्रयास करेंगे कि समाजशास्त्र है क्या और वो शिक्षा को कैसे प्रभावित कर रहा है। अब समाजशास्त्र को जो है समझने से पहले हम समझ लें कि स्कोप क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, क्योंकि कोई भी डिसिप्लिन हो, हर डिसिप्लिन का स्कोप और सब्जेक्ट मैटर दो चीज़ें अलग अलग होती हैं। स्कोप आपका है कि आपको ये देखना है कि आप जो भी अध्ययन करना है किसी डिसिप्लिन में, उसका अध्ययन हमें किस सीमा तक करना चाहिए। जो हमारे शिक्षाविद हैं वो ये अपने आप तय करते हैं कि किस लेवल पर हमें कितना सब्जेक्ट या कितना स्कोप स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। और दूसरा है आपका सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर में जो है वह सीमा जहाँ तक वास्तव में अध्ययन हो सका, यानी कि अब तक जितना भी किसी डिसिप्लिन में हम पढ़ चुके हैं वो कहलाता है आपका सब्जेक्ट मैटर। इसलिए जो है जैसे आपका बीएड का सब्जेक्ट मैटर अलग होगा, एमएड का सब्जेक्ट मैटर अलग होगा। अब आप आ जाइए, जब आपने ट्रेडिशनल एजुकेशन ले रहे होते हैं 6, 7, 8, 9, 10th में, अगर आप इनमें भी देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आपका सब्जेक्ट मैटर थोड़ा थोड़ा एडवांस होता चला जाता है। तो सब्जेक्ट मैटर एक छोटा सा पार्ट है और जबकि स्कोप आपका बहुत बड़ा पार्ट है। तो समाजशास्त्र अपने आप में एक बहुत ही वाइड स्कोप लिए हुए है। इसके अंतर्गत हम जो है जो समाजशास्त्र का स्कोप है उसके अंतर्गत हम सामाजिक संबंध, क्रियाएं, अंतः क्रियाएं और इनके परिणामों का अध्ययन करते हैं। और उसके साथ साथ ये जो इनके परिणाम, इनके समाज में जो आपसी संबंध बन रहे हैं, आपस में इंटरेक्शन हो रहा है, उनसे जो रिजल्ट निकल कर आ रहा है उनका हम सामान्य रूप में अध्ययन करेंगे समाजशास्त्र के अंतर्गत, विशिष्ट रूप में नहीं। विशिष्ट रूप में जैसे आपने धर्मशास्त्र में अध्ययन किया या राजनीति शास्त्र में अध्ययन किया या अर्थशास्त्र में अध्ययन किया, तो ये बिल्कुल एक विशिष्ट विषय है जिसमें कि आप धर्म के बारे में, राजनीति के बारे में और इनके सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। समाज शास्त्र अगर होगा वो सिर्फ अध्ययन करेगा सिर्फ सामाजिक संबंधों का, आपस में क्रियाओं का, एक दूसरे के साथ आपस में संबंधों का अध्ययन करेगा। तो इसलिए जो है जो भी सामाजिक संबंध हैं वे संबंध आर्थिक, राजनीतिक अथवा धार्मिक होने के कारण नहीं है, इसलिए है क्योंकि वे आपस में सामाजिक हैं। ये था आपका समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र। अब समाजशास्त्र की विषय वस्तु देख लीजिए। विषय वस्तु तो अभी इसकी एक यूँ कहें कि इन्फेंसी स्टेज में ही है, क्योंकि जो समाजशास्त्र के अंतर्गत जो सामान्य विषय वस्तु है उसका वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करने का प्रयास किया जा रहा है। यानी कि समाज प्रारंभ से लेकर अब तक कैसे बना, धीरे धीरे उसे सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से समझने का प्रयास किया जा रहा है। अगर हम इसे समराइज करके देखें तो समाजशास्त्र के अंतर्गत जो हमारे आधारभूत सामाजिक समूह हैं, जैसे परिवार, जाति, प्रजाति, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं शैक्षिक, मनोरंजनात्मक और कल्याणकारी संस्थाओं का अध्ययन। परिवार, जो भी कोई भी जो है समाज बनता है वो बनता है आपका परिवार से। तो परिवार का स्वरूप कैसा हो, उसके बाद आपस में जो है परिवार एक अलग विषय बिल्कुल ही। फिर जाति, जाति के बाद अगला स्टेप फिर जाति, जाति से फिर जाति। अब ये सब का निर्माण कैसे हो रहा है, जो परिवार है उनके लोग का आपस में संबंध कैसा है, जो जातियाँ हैं, जातियाँ, विभिन्न जातियाँ, जातियों का आपस में संबंध और एक जाति का दूसरी जाति से संबंध। ऐसी प्रजाति जो रेस है, विभिन्न प्रजातियों के व्यक्ति हैं उनका आपस में रहने वाले लोग का आपस में संबंध और अन्य प्रजातियों से संबंध। जो विभिन्न धार्मिक संस्थाएं हैं, विभिन्न जो गवर्नमेंट हमारे आर्थिक सेक्टर में वर्क करती है और उस अर्थव्यवस्था का विभिन्न संगठनों में क्या स्वरूप है। इसी तरह जो हमारी राजनीतिक चिंतन धारा कैसी है, जो कि समाज को एक दिशा देने का काम करती है, वो कैसे समाज का निर्माण करना चाहती है। फिर वहाँ पे वो जो भी हमारी शिक्षा शास्त्री हैं, हमारी सरकार है, कहीं की भी सरकार, हमारी क्या कहीं की भी सरकार है, वो कैसे शिक्षा की व्यवस्था करती है, उस समाज के
मनोरंजनात्मक जो साधन है वो कैसे हैं, और जो वेलफेयर संस्थाएं कैसी हैं, इनका अध्ययन, या ये सब्जेक्ट मैटर है आपका समाजशास्त्र का। दूसरा मतलब नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक अंतःक्रियाएं। समाज में बहुत सारी कहते हैं, प्रेम, द्वेष, सहयोग, संघर्ष, ये मुख्य हैं। और हम कि आपस में प्रेम है, कितना द्वेष है, कितने सहयोग से काम करते हैं, कितना संघर्ष है, इन सब अंतःक्रियाओं का अध्ययन हम समाजशास्त्र के अंदर करते हैं। तो जो सोशल साइंस एक विषय भी है आपका, यूपी बोर्ड में भी है और सीबीएसई बोर्ड में भी है, तो इसको सामान्य सामाजिक अध्ययन की तरह हर समाज की जो है उसके स्वरूप के बारे में समझाने का प्रयास किया जाता है। दूसरा, सामाजिक नियंत्रण के कारक जो समाज को नियंत्रित करते हैं, संस्कृति है, धर्म है, परंपरा, रीति रिवाज, लोक रीति है, नैतिकता, विश्वास, मूल्य, ये सारी चीज़ों का अध्ययन आपका समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि जो समाजशास्त्र विषय रखा गया आपके सिलेबस में टीचरों के लिए इसलिए रखा गया कि वो समझें कि जो भी स्टूडेंट आ रहा है वो विभिन्न जातियों से रिलेटेड है, प्रजातियों से रिलेटेड है, अलग अलग धर्म से रिलेटेड है। तो कैसे जब वो एक साथ रहेंगे, कैसे वो आपस में अंतःक्रियाएं करेंगे, और किस तरह वो टीचर उन सबको साथ लेते हुए बच्चों को उनकी जो इंडिविजुअल क्वालिटीज़ हैं उनको आगे ले जाएगा। अब संस्कृति, धर्म, परंपरा, अगर ये सब लोग, विभिन्न संस्कृति होती है, संस्कृति का मतलब क्या है कि हम जो हैं अपने मूल्य जो हैं, अपने विश्वास उनको कैसे रखें। धर्म का मतलब धारण करना। परंपरा जो हमारी प्राचीन काल जनरेशन टू जनरेशन परंपराएं चलती आ रही हैं उनको फॉलो करना। कैसे रीति रिवाज, कुछ लोक रीतियाँ होती हैं, तो ये सारे हमारे समाज को नियंत्रित करने वाले कारक हैं। अगर कोई भी व्यक्ति इनके विरुद्ध काम करता है तो समाज में असंतुलन की अवस्था आ जाती है। दूसरा, एक नेक्स्ट पॉइंट, सामाजिक परिवर्तन के कारण। अब समाज में परिवर्तन हो रहे हैं, और ये क्या क्या परिवर्तन है जो कि हमारी समाज को प्रभावित करते हैं, इसके लिए भी समाजशास्त्र के अंतर्गत बहुत सारे कारक बताए गए। जैसे प्राकृतिक कारण, ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है। एक जैविकीय कारक, इसमें जनसंख्या के प्रकार को निर्धारित किया जाता है। इनकी जनसंख्या से जो जनसंख्या है उसमें जो रहने वाले पीपल्स हैं उनकी वंश परंपरा कैसी चल रही है आगे। अगर वंश परंपरा अच्छी स्वस्थ चल रही है तो सामाजिक जीवन अच्छा होगा। वंश परंपरा बेकार है, निम्न स्तर का जीवन स्तर है, तो आपका समाज बेकार होगा। आपका जनसंख्यात्मक कारक, इनके एक जगह कितने ज़्यादा लोग रहते हैं। डेमोग्राफिकल फैक्टर, जनसंख्या का आकार और घनत्व का जो घटना और बढ़ना, इनके पर एक वर्ग किलोमीटर में कितने ज़्यादा लोग रह रहे हैं, वहाँ लोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, ये भी आपके सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है प्रौद्योगिकी के कारण, तरह तरह के जो आजकल न्यू इन्वेंशन हो रहे हैं टेक्नोलॉजी के कारण, ये भी आपके समाज को परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। क्योंकि आज डिजिटल एज आ गई है, डिजिटल युग चल रहा है, टेक्नोलॉजिकल युग चल रहा है, तो धीरे धीरे आपका समाज बढ़ता चला जा रहा है। और टेक्नोलॉजी के कारण ये नहीं है कि सब चीज़ अच्छी हो रही है, उसका काफ़ी नेगेटिव इफ़ेक्ट भी पड़ता जा रहा है। और सबसे बड़ा प्रभाव तो ये हो रहा है कि आपका परिवार का विघटन हो रहा है, गाँवों का नगरीकरण हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग होती चली आ रही है। अब लोगों के लिए रहने का स्थान नहीं है, जो स्थान है बहुत ज़्यादा गंदा है। इससे भी आपका समाज प्रभावित हो रहा है। ये सब अध्ययन समाजशास्त्र के अंदर कर रहे हैं कि अगर ये सब चीज़ें हैं तो इसका क्या दुष्परिणाम है। सांस्कृतिक कारण कहा जाता है कि सामाजिक परिवर्तन का जो रूट है, जो मेन रूट है वो आपका कल्चरल फैक्टर है। क्योंकि अगर आपके विश्वास, मूल्य, विचार, दृष्टिकोण में परिवर्तन आ जाता है तो आपका जो है समाज ही परिवर्तित हो जाता है। अब यूँ समझ लो कि पहले विवाह एक धार्मिक संबंध समझा जाता था, लोग उसे तोड़ने से भी डरते थे, और आज एक जस्ट एग्जाम्पल है कि आज उसे तोड़ने से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। एक जो विवाह पहले आदर्श रूप था उसका स्वरूप बदल गया है।
अब नए आविष्कार से संबंधित परिवर्तन धीरे धीरे, जो आज का युग विज्ञान का युग भी हो गया, जैसे डिजिटल एज था, अब ये साइंटिफिक एज भी चल रहा है। नए नए आविष्कार हो रहे हैं और आविष्कारों के माध्यम से लोग अपने जो है जीवन स्तर है उसको सुधार रहे हैं। यातायात में भी बहुत आसानी हो गई है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी जो कभी महामारी बन जाया करते थे, उसके कारण भी जो आपका इनोवेशन हो रहे हैं, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, उससे भी चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सारे रोग की चिकित्सा हो पाई है। एक इस बार अपवाद हो गया है कोरोना वाला, जिसका कि वैक्सीन ढूंढने में ही लोगों को इतना समय लग गया, जबकि डिजिटल हो चुका है, टेक्नोलॉजिकल हो चुका है और इस युग को हम यूँ कहें कि बौद्धिक युग भी कह सकते हैं। तब भी इतना कुछ होते हुए भी वर्तमान में इस कोरोना को कंट्रोल करने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी उत्पन्न हो रही है। युद्ध ने तो देशों के भूमंडल का आकार ही परिवर्तित कर दिया है। तो अगर युद्ध होगा तो वहाँ के आर्थिक साधन नष्ट हो जाते हैं, अब जनसंख्या की हानि होती है, बीमारियाँ फैलती हैं, लोगों के नैतिक स्तर में गिरावट आ जाती है और जो राष्ट्र पराजित हो जाता है उसको जो विजित राष्ट्र है उसकी हर शर्त का पालन करना पड़ता है। धर्म परिवर्तन के कारण भी समाज परिवर्तन हो रहा है और भारतीय समाज में तो धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसी कानून भी सामाजिक परिवर्तन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने समाज को चलाने के लिए कोई भी देश अपने समाज को चलाने के लिए कुछ नियम, कुछ कानून बताता है और जब कोई कानून का विरोध करता है तो उसे दंडित करने का प्रयास किया जाता है। अब यही कारण था कि बाल विवाह कानून बना, शारदा कानून बना, जिसके कारण कि आप भारत में चली आ रही बहुत सी कुरीतियों का अंत हुआ। राजनीतिक कारण भी बहुत बड़ा कारण है समाज के परिवर्तन का, और जो समाज में अधिकतर परिवर्तन हुए हैं वो आपके राजनीतिक कारणों से ही हुए हैं। और शिक्षा व्यवस्था में भी जो परिवर्तन आता है उसमें भी राजनीति का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप होता है। नेक्स्ट वीडियो में समाजशास्त्र ने शिक्षा को कैसे प्रभावित किया और शिक्षा ने कैसे समाजशास्त्र को प्रभावित किया, इसके बारे में अध्ययन करेंगे।